कोठारी साहब, जयपुर पल्स न्यूज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे साथ चर्चा के लिए उपलब्ध हुए, धन्यवाद। आप पहली बार दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आए, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? इसके पीछे भीलवाड़ा की जनता संगठन का और यहाँ जो पब्लिक थी, तो पब्लिक थोड़ा संतोष नहीं था, उनको असंतोष था। किस संदर्भ में? वर्किंग को लेकर, क्योंकि आप बेसिकली आप भाजपा के संगठन से शुरुआत से जुड़े रहे और टिकट की मांग भी आपकी पार्टी से थी, परंतु न मिलने के कारण आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप जीते। तो किस तरह का असंतोष आप भीलवाड़ा की जनता में था? देखिए, हम कभी भी टिकट की मांग तो कभी हमने की नहीं, पहली चीज तो ठीक है, कभी भी नहीं की। और यूं पिछले कई समय से उन लोगों का भाव तो रहता था कि आप इस क्षेत्र में आए, पर हमारा भाव था नहीं। ठीक है। और बाकी इस बार बस पब्लिक और संगठन का भाव था कि वो भीलवाड़ा के विकास को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं थे। तो उन लोगों ने कहा, हमने तो मना कर चुके थे, पर बस उनकी भावनाओं में आ गए थे, भावनाओं में आके हमने स्वीकृति दे दी। आप इस क्षेत्र में आए क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो हमारा भाव पार्टी के प्रति टिकट मांगने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन राजनीति में आए आप और निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़के जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब तक जन स्वीकारोक्ति किसी प्रतिनिधि की नहीं होती, व्यक्ति की नहीं होती समाज में, तो निर्दलीय पार्टी के सिंबल पे ही लोग हार जाते हैं। निर्दलीय इतना बड़ा कठिन है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपीयरेंस तो आपकी रही होगी। ये हमारे जीवन में कभी भी पॉलिटिकल कभी भी नहीं रही। हमने, आप कह रहे हैं ना, संगठन में भी हमने कभी भी एक दिन भी काम नहीं किया, न तो पार्टी में काम किया, न संगठन में किया, न हमने कभी कोई दायित्व दिया। हमारा क्षेत्र, हम एक ये तो बिजनेसमैन है, बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड है। हाँ। टेक्सटाइल और रियल एस्टेट हमारा बिजनेस है। ठीक है। उसके साथ साथ हम हमेशा ये सोचते रहे कि हम धरती पर आए हैं तो हमारा एक दायित्व और कर्तव्य होता है। हम वैश्य कुल वणिक पुत्र हैं, तो अर्थ उपार्जित हमारा कर्म और धर्म था। उपार्जित को शुद्ध करना और शुद्ध उपार्जित को नियोजित करना, ये हमारा दायित्व था। ठीक है। तो उस तहत हम चलते रहे, और हमारे पिताश्री का भी यही था कि हमारा व्यक्तिगत कुछ है नहीं है, समाज से हम लेते हैं, समाज से लौटाना है। हम पहले से ही अपने आनंद की दृष्टि से और अपने दायित्व की दृष्टि से समझे भी जो ईश्वर ने दिया है, तो हम सभी इन क्षेत्रों से जुड़े थे। जल योजना थी, शिक्षा था, वृक्षारोपण प्रकृति का था, गौ माता का था। बस वो उन क्षेत्रों में हमारे आनंद के लिए जुड़े थे। बाकी हमारा ये राजनीतिक क्षेत्र कभी कुछ रहा नहीं, टिकट मांगा नहीं, कुछ नहीं था। आप निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते, क्योंकि अब जनता के प्रतिनिधि आप भीलवाड़ा से हैं, तो जनता की आपसे भी अपेक्षाएं हैं, और चूंकि निर्दलीय आपको जिताया है जनता ने, तो उन अपेक्षाओं पे आप कितने खरे उतर पा रहे हैं? पहले वाले आपने क्वेश्चन में क्या था कि आप जीते, तो हमें हमेशा लगा कि ये सब प्रभु की योजना थी। पहली चीज, नहीं, योजना तो सारी प्रभु की निमित्त ही होती पर है। हमारे वाले क्षेत्र में सभी की होती, पर हम उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। और प्रभु की योजना के तहत तो हम इस क्षेत्र में आए, और आपने कहा भी कि अभी लोगों की अपेक्षा है, तो हम इस क्षेत्र में आए। तब भी हमने पब्लिक के सामने और संगठन के सामने जब आए, तब भी हमने कहा भी श्रेष्ठ सोच दे सकते हम, वो सत्य की है, न्याय की है, धर्म की है, वो हमारे पास एक सोच है। और सोच के साथ प्रतिभा पुरुषार्थ भी चाहिए होता है। बिल्कुल, वो हमारे साथ कम था, न प्रतिभा की भी इस तरह की थी नहीं, और पुरुषार्थ में भी हमारा उतना नहीं था। 2 दिन पहले उन्होंने हमसे पूछा था, पूछने में उन्होंने कहा सर हम आपसे मिलना चाहते हैं संगठन। हमने भावना में आके हमने कह दिया कि चलो आप बड़े आगे, हम सोचते हैं।
इतना ही कहा। तो उन्होंने नेक्स्ट डे तो उन्होंने प्लान ही कर दिया कि सर मैं आपको 4 बजे जी के दर्शन करने के लिए चलना है। हमें पता नहीं, हमें 4 बजे हमारे भैया ने बोला आप क्या डिसीजन लिया? मैंने कहा हमने तो बस कहा था भी आगे बढ़ सकते हैं, बस सोचेंगे। वो भी हमने इनको बोला भी आपका अगर जो पार्टी का जो किसी को भी टिकट दिया है वो अगर आपका परिवर्तन हो जाए हमें कुछ देखना भी नहीं, और उन्हीं को देखना था। वो परिवर्तन का प्रयास करते रहे, अगर नहीं हो तब भी हमने इतना ही कहा हम सोचेंगे आगे बढ़े, बस इतना ही। पर उन्होंने तो बिना पूछे हमारा 4 बजे का दर्शन व्हाट्सएप पर डाल दिया। वो डालने की वजह से हम लोग एक अपने कमिटमेंट से किया ही था, हमने एक दिन पहले अगर हम आगे बढ़ेंगे बोला ही था, और परिवार से बात नहीं की। पर परिवार जन सब पीड़ा में थे। हम 5 भाई है, एक ब्रदर हमारे ऋषि थे, 4 भाइयों का परिवार है, 6 बेटे हैं, 10 परिवार, हम एक घर में रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली। मतलब आप आज भी आपका सामूहिक आज भी सभी साथ ही रहते हैं। तो हमारे भैया को जब पता लगा बहुत नाराज हो गए। हमारे एक भाइयों ने तो कहा सर हम हमारे से पार होके जाना होगा। एक भाई ने बोला अन्न जल छोड़ेंगे। 2 बेटे हैं तो उन्होंने बोला सर आप हमारा जीवन कम कर दोगे। बेटे ने, जो भी बेटा भी हमारा इतने प्यारे हैं, राम जैसा बेटा कह सकते हैं, उसने बोला था आप मैंने कभी नहीं मांगा आपसे तो हमारी जीवन कम कर दोगे। पर हमने कहा बेटा अपन कमिट कर चुके हैं तो दर्शन करने जाना है। चले गए दर्शन करने। पब्लिक इतनी रह गई, पब्लिक का इतना विश्वास था, पहले दर्शन में भी बहुत बड़ी पब्लिक आ गई थी, सब कुछ था। फिर दूसरे दिन था सर ये टिकट परिवर्तन कर देंगे। हम उसी में थे, भी परिवर्तन हो गया, हम खुश थे। हमने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की थी क्योंकि हमने हाँ कर दी तो प्रार्थना नहीं कर सकते। परिवार जन वालों को हमने कहा सर एक चीज है कि परिवर्तन हो जाएगा तो हम लौट जाएंगे, हमें कुछ करना भी नहीं। 3 तारीख को सुंदरा जी आने वाले थे, उनका भाव भी था ऐसा रहा होगा, कुछ नहीं हो पाया। तो फिर तो हमें अगर परिवर्तन होता तो हम बैक हो सकते थे, बाकी नहीं हो सकते थे क्योंकि हाँ कर चुके। ये तो मतलब परिवार के विरोध के बावजूद भी आपने कमिटमेंट अपने वादे के मुताबिक हमें आना पड़ा। इससे सामूहिक रूप से भीलवाड़ा के जन सामान्य ने आपको प्रेरित करके और ये चुनाव लड़वाया। विधानसभा में भी देखा था क्वेश्चन उठा कि आपने पार्टी और संगठन ज्वाइन कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने हालांकि मना किया क्योंकि सिस्टम पे वो नहीं था। इसके पीछे क्या कारण रहा? वास्तव में आपने संगठन ज्वाइन किया? नहीं, ये देखिए सर ऐसा है कि जैसे पहले तो रिजल्ट के बाद ही प्रदेश के अध्यक्ष ने उन्होंने कहा सर आप समर्थन दीजिए हमें। उनके कहने पर हमने समर्थन दिया। तो समर्थन देना है, कल समर्थन दिया। सीएम साहब आए तो उनके साथ ज्वाइंट हुए और समर्थन तक की पोजीशन थी हमारी। और समर्थन भी इसलिए था कि हम सदैव से ही इसी विचारधारा से थे, सत्य सनातन से। जनसंघ की पार्टी थी तब भी मेरे पिताश्री वहीं से जुड़े थे। ठीक है। तो विचारधारा तो हमारी यही थी भी सनातन वाली। और सनातन की भारतीय संस्कृति से बैक्ट संस्कृति धरती पर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की सोच रखने वाली। बिल्कुल। तो विचारधारा से जुड़े थे तो समर्थन हमें उनको देना था, दिया। अब रहा दूसरा संगठन को ज्वाइन करना, जिसको आप कह रहे हैं प्राथमिक सदस्यता लेना वाली बात। बिल्कुल। तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने। ठीक है। कोई संशय नहीं। ठीक है। बने इस आधार पर कि प्राथमिक सदस्य बन सकते हैं। और हमारे भीतर एक भाव था कि देश की एकता और अखंडता सबसे पहले है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ही निभा सकती है। और हमारे देश के एक युग पुरुष कह सकते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें ऐसे राजा मिले हैं जिन्होंने ऐसे अद्भुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो कभी 70 साल में नहीं हुए, जिन्होंने 10 साल में वो सब काम किए हैं। धारा 370 समझिए असंभव था। प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर असंभव था। चंद्रयान की यात्रा में भी उनकी तपस्या साधना थी वैज्ञानिकों के साथ। सीए का कानून समझिए और भी कई भी चीजें समझिए जो उन्होंने किया। अपने पूरे विश्व में 5वीं महाशक्ति तक अपन गए। तो समर्थन तो अपने को देना था। और संगठन में जो भी हमने इसीलिए किया, अपनी पार्टी अभी वर्तमान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो मैंने बताया इन सब विचारधारा से जुड़ी हुई है, ओतप्रोत है। हो सकता है अभी वर्तमान में कोई लोग उसमें अच्छे भी है, कोई लोग प्रॉपर नहीं फॉलो करते हैं, नहीं जुड़े हैं, पर मुख्य तो इनके जो मुख्य लोग हैं जो मेन विचारधारा से जो पूरा देश को नेतृत्व कर रहे हैं वो सब लोग आज अपने
प्रधानमंत्री जी के साथ में 10 लोगों, ऐसे में आपको अच्छे श्रेष्ठ मंत्री गिना दूं जो नंबर 1 मंत्री है, विदेश मंत्री से लेके लेडी, वो तो सारा है ही। तो वो पार्टी का नेतृत्व है। तो हमारा ये भाव था कि अगर हमने जो अभी वर्तमान में अभी लोकसभा का चुनाव आया, रिजल्ट में पूर्णता नहीं दे पाए, ठीक है, पूर्णता नहीं दे पाए, हाँ, तो वो अपन कैसे इसको पूरी कर सके। पूरा अगर अपने पास पूर्ण बहुमत नहीं होने से वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल आया, एक छोटा सा था, वो सही था, उसको भी अपने को बिल को पास करने में भी समय लग रहा है। उसकी वजह थी अपने पास पूर्ण बहुमत नहीं होना। तो हमें लगा वो तो पास करवा लेंगे, मोदी जी सब कुछ करा लेंगे, जो वो सोचते हैं दृढ़ निश्चय है, सत्य है, तो पूरा होगा। कुल मिला के मुझे जो लगा कि आप भाजपा हिंदूवादी संगठन की विचारधारा से ओतप्रोत थे और उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के, उन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर के आपने संगठन ज्वाइन किया, क्योंकि मूलतः आप उन्हीं विचारधाराओं के थे। ये एक अलग विषय हो गया कि आपने संगठन ज्वाइन किया। उसके बाद में जो टेक्निकल क्रिएटिविटी पैदा हुई उस सदस्यता को लेके, उसके बचाव के लिए आपने क्या किया? ठीक है सर, पहले तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम प्राथमिक सदस्य बने, सक्रिय सदस्य नहीं। ठीक है, प्राथमिक सदस्य हमें लगा बन सकते हैं। लीगल टेक्निकल इतना नहीं था कि सक्रिय सदस्य या पार्टी की सदस्यता अपने नहीं ली। ठीक है, मतलब प्राथमिक सदस्य तो बने है, वो तो बने ही बने हैं, और लीगल टेक्निकल हमने कोई नहीं लिया इसमें। और हमें पहले भी जयपुर से था, आपका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बात की थी राहुल जी ने, तब भी हमने बोला भी हम सदस्य बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और बने इसीलिए देशीय एकता और अखंडता के लिए। और अब रहा इसके लिए हमने कोई भी किसी तरह का कोई बचाव के लिए कोई कुछ नहीं किया। अब ये जहां पर भी जो विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है वो निर्णय लेंगे, वो स्वीकार है। कोठारी साहब, आपने एक बात कही कि परिवार के भारी विरोध के बाद आप राजनीति में प्रवेश कर गए। अब चूंकि आप जीत गए, विधायक हैं, जनता का काम कर रहे हैं, अब परिवारजनों का रुख क्या है आपके प्रति? तो हमने 40 दिन बाद इस क्षेत्र में आने के बाद हमारे परिवारजन में एक मीटिंग की। हमने भाइयों को बोला कि हम 8 दिन बाद लौटेंगे वापस। यह आपके इस चैनल पे, मीडिया पर भी कोई नहीं कह सकता। कहते हैं हम आपको वो भी कह रहे हैं, जो भाव हमारे रहे वो भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 40 दिन बाद हमने सोचा, हमने बेटे को बोला, भैया को बोला, हम 8 दिन बाद 48 दिन की यात्रा हो जाएगी, 24 दिन में गए, 48 दिन में लौट जाएंगे। ठीक है, परिवारजन कोई सहमत नहीं था। बोला सर हमने पहले आपको खूब रोका है, अब आपका लौटना असंभव है। बेटे ने तो यहां तक कह दिया, जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, बेटे ने यहां तक कहा कि हमने आपको 1% हम सहमत नहीं थे कि आप जाए। पूरे परिवार के भाई भी, बच्चे भी, 6 बेटे हैं, तो सब मिला के सभी बच्चों ने, तो बड़े वाला बेटा था हमारा वाला, तो उसने बोला भाई आप आ नहीं सकते वापस, अभी जाने के लिए हमने खूब प्रयास किया, आप नहीं जाए, पर आने के लिए तो मैं आपको इतना कहूंगा। बोला वो, मैंने बताया ना आपको, बेटा भी इतना प्यारा है, हमारे 2 बेटे हैं। बिल्कुल, हम 5 भाइयों में से एक भाई हमारे ऋषि परमहंस थे, 4 भाइयों का विवाह हुआ। ठीक है, 4 भाइयों के बीच में 6 बेटे हैं, हमारे 2 बेटे हैं। तो हमारे बड़े वाले बेटे ने कहा भी आपको रोकने के बाद गए लौट नहीं सकते हैं। बोला हम आपको कहा ना, राम जैसा बेटा है, को कितना प्यारा बच्चा है। उसने कहा भी आपका जो मैं नहीं कह रहा हूं, उसने बताया वो मैं आज आपको कह रहा हूं। अगर हम पहले तो भी हम रहे ना रहे, बेटे ने बोला, तो भी आप लौट सकते हैं, और आप भी नहीं रहे तो भी चल सकता है, पर लौटना नहीं चल सकता है। कि पब्लिक में विश्वास किया, सब कुछ किया, तो आपको इस क्षेत्र में रहना होगा। ठीक है, मतलब अब परिवार आपके साथ है। तो मैं आपको डिटेल में बताया तो नहीं, मैं समझ गया, परिवार अब आपके साथ है। अब चूंकि परिवार, अब पूरा भीलवाड़ा आपका परिवार बन चुका है, आपका पूरा विधानसभा क्षेत्र परिवार बन चुका है, उनकी आपसे उम्मीद है, तो आपने अपने मतदाताओं की बात प्रशासन, सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं?
देखिए राजनीति क्षेत्र, पहला तो मैं आपको बता दूं पहले वाले विषय में, टफ तो है, टफ बिल्कुल, पर हमने बोला आपको भी हमारे पास क्योंकि वो तो सार्वजनिक जीवन हो गया। एक ही चीज थी हमारे पास, तो हमारी सोच और नीति श्रेष्ठ है। मतलब अपने सोचा राजनीति यानी श्रेष्ठ नीति होनी चाहिए, ठीक है, उस नीति को भी फॉलो करते अपने चुनाव में आपको बताया कि हमने सिद्धांतों को कहीं भी ब्रेक नहीं किया। बिल्कुल। सत्य, सिद्धांत, मीडिया तक को भी मैनेज न करना, बात न, मतलब अपने को वोट न मांगने से लेकर वो सब सिस्टम को तो हमने चुनाव के परिणाम तक भी हमने वही किया। उसके बाद में भी उसको सबको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास तो एक चीज थी सोच, और बाकी को हमने मानते हैं बाय प्रोडक्ट। विकास को हमने माना बाय प्रोडक्ट। अगर आपकी सोच सही है तो विकास कहीं जाना नहीं। बिल्कुल। अब रहा विकास का जो पब्लिक का, तो भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल नगरी है, बिल्कुल, एशिया का मैनचेस्टर है, ठीक है, 6 लाख लोग यहाँ रहते हैं, और टेक्सटाइल के लिए इतना बड़ा मंडी है कि यहाँ 31,000 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है, 1 लाख लोग यहाँ से मजदूर जुड़े हुए हैं। तो सबकी अपेक्षा है विकास को लेकर भी, ठीक है। तो विकास को लेकर हमने विधानसभा में भी अपने भीलवाड़ा की हर एक जो भी भीलवाड़ा की विकास के लिए जो समस्या थी, समाधान थे, वो विधानसभा भी हमने रखे। सब सरकार से भी हमने हर एक विषय पर बात की, और यहाँ लोकल क्षेत्र भी अधिकारी, कलेक्टर साहब से लेकर जो भी अधिकारी तक, हम उस विषय को पूरा रख के पूरी बात रखी है। और उसमें बड़े बड़े विषय हम आपको बता सकते हैं कि हर विषय में, जैसे आज हम अपने आपने कहा ना भी भीलवाड़ा की जनता का आप पर विश्वास किया है, तो हम यहाँ पर भी अभी कार्यालय को हमने जैसे रिजल्ट आए हमने उसके बाद हमने कार्यालय शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ करीब 8-9 लोगों का स्टाफ है, आरएस भी है, एडवोकेट भी है, और हम स्वयं भी 2 घंटे का तो हमने समय दे रखा है, लेकिन बिल्कुल, बाकी 4 से 5 घंटे हम यहाँ बैठते हैं। बिल्कुल, 5 घंटे तो पूरा प्रयास करते हैं। परिणाम का आना ईश्वर पर छोड़ते हैं। परिणाम आ रहे हैं पर थोड़ा आते हैं। और बाकी बड़े कार्य के लिए, विकास के लिए, हमने जैसे हमारे भीलवाड़ा की जो भीलवाड़ा है, विकास के क्षेत्र में यूं देखे तो अपन भीलवाड़ा को आप मान सकते हैं कोटा और उदयपुर से कम नहीं है, बिल्कुल, सेंटर में आता है। बिल्कुल, टेक्सटाइल की जैसे राजस्थान की जीडीपी में भी भीलवाड़ा का 3रा नंबर है जीडीपी में, और इसको हम पहला कर सकते हैं अगर, क्योंकि यहाँ के जो उद्यमी है, यहाँ के जो लोग काम करने वाले जो उद्यमी है, वो उन्होंने अपने ही पुरुषार्थ से भीलवाड़ा की स्थिति को यहाँ तक पहुंचाया। काम बहुत बाकी था। नहीं, अभी जैसे भीलवाड़ा टेक्सटाइल के लिए तो पूरे वर्ल्ड में जाना ही जाता है, लेकिन उसके अलावा भी डाइवर्सिफिकेशन भी भीलवाड़ा में हो रहा है, अन्य इंडस्ट्री भी भीलवाड़ा में पनप रही है। तो उसके विकास, एक तो टेक्सटाइल और अन्य इंडस्ट्री, दोनों के विकास के लिए आपने कुछ कदम उठाए होंगे, वो क्या है? वो आपको हम बता रहे थे कि भीलवाड़ा के लिए भी उदयपुर, 1 मिनट के लिए बता रहा था, उदयपुर कोटा की तर्ज पर डेवलपमेंट चाहते हैं हम लोग, कि विधानसभा में हमने बात रखी हर एक सब्जेक्ट पे। तो भीलवाड़ा 2 पार्ट में है, जैसे विकास के लिए अपन बात करेंगे पटरी के उस पार, पटरी के इस पार। ठीक है। तो हमारे सबसे पहले ट्रैफिक की समस्या थी। जैसे आप आए थे अजमेर पुलिया से, वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता, तो वो एलिवेटेड रोड सबसे पहले चाहिए था। ठीक है। एलिवेटेड रोड, तो हमारा एलिवेटेड रोड गायत्री आश्रम जहां अजमेर रोड से आते हैं, अजमेर पुलिया के बीच से एक आरओबी को चढ़ाते हुए पुलिस लाइन से पूरा एलिवेटेड हमने रामधाम से जस्ट पहले रिलायंस मॉल तक का एक एलिवेटेड रोड लिया। इसमें एक ब्रांच उतारी हमने सर्किट हाउस से। ठीक है। ये एक एलिवेटेड के लिए, इस एलिवेटेड के लिए हमने जो वर्क किया है, हमने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया, प्रश्नल यूआईटी के आर्किटेक्ट, जयपुर से आएगी उनकी पूरी टीम आई। उनको 2-3 बार बैठने के बाद में हमने इसको फाइनल किया। फाइनल करने के बाद हमारे यहाँ के जो लोकल सांसद महोदय है, उनके साथ, जिलाधीश महोदय के साथ, यहाँ के महापौर अभी नगर निगम होने के साथ मीटिंग करने के बाद एक स्थिति में आके डीपीआर की पोजीशन पर लाए। उस डीपीआर की पोजीशन को अपने भेजी, 236 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। एलिवेटेड रोड। तो इसके पहले भी हम इसी प्रोजेक्ट को लेकर सीएम साहब से भी बात कर चुके थे। ठीक है। जब बजट आ रहा था उसके पहले। ठीक है। तो बजट के 1 दिन पहले भी, उसके पहले भी बात हुई, उन्होंने हाँ भी की, सर हम करेंगे आपके लिए। फाइनेंस सेक्रेटरी अरोड़ा जी है, उनसे मिले,
उन्होंने कहा सब कुछ आपको करना होगा, कुछ हम करेंगे। ठीक है। तो इस पोजीशन में डीपीआर की स्थिति लाके इस स्थिति में खड़ा हो गया। 2 बार डीपीआर में उन लोगों ने कुछ क्वेरी भेजी, वो भी क्लियर कर दी। ठीक है। अब उनका ये था कि आप पूरा आपको भीलवाड़ा को करना है, भीलवाड़ा तो संभव नहीं है। तो हम लोग अभी इसके लिए हमारा लास्ट मीटिंग थी, 3 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं सीएम साहब से समय लेने का, एमपी साहब के साथ। ठीक है। तो वो करके हम आधा उनसे आधा भीलवाड़ा के द्वारा, ठीक है। वो बजट 236 करोड़ का एलिवेटेड रोड आएगा पहला। दूसरा था हमारा एक आरओबी बहुत आवश्यक था, ठीक है। जो पहले जिंदल ग्रुप ने हाँ की थी 2011 में। ठीक है। उस आरओबी रामधाम के पास में, उस आरओबी के लिए हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन रखा 131 के अंदर भी, आपको जिंदल से आरओबी हमें बनवाना है, आपको हर हालत में सरकार को बोला। ठीक है। सरकार ने फिर कलेक्टर के माध्यम से और नगर निगम, नगर परिषद था पहले, नगर निगम को भेजा। हमारे पास भी सूचना आई वापस, सर यही स्थिति है। हमने पूरी स्टडी करने के बाद 2011, 14, 17 भी उनके जो एमओयू रहे, उनकी स्टडी करके वापस हमने पत्र लिखा कि ये एमओयू तो कंफर्म है कि आरओबी बैलेंस है, तो जिंदल को देना होगा। ठीक। तो वो जिंदल से हम पूरा लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने एमओयू कर रखा है और हमने हर तरीके से सरकार को सभी फैक्ट बता दिए आज तक के उनके एमओयू, और उनको जिंदल से आरओबी लेके आएंगे वो वाला। इसके बीच में एक साबुन मार्ग के बीच में एलिवेटेड आरओबी के बीच में एक और रहता है उनका पटरी पार, 2 भागों में, पटरी के उधर, पटरी के इधर। ठीक है। तो बीच में हमारे पास आरओबी बना हुआ है साबुन मार्ग पर। उसको हम, उस आरओबी को भी हम बड़ा करते हुए रोड्स के नीचे से लेके डायनी फैक्ट्री तक लेके जाएंगे। ये हमने डीएमटी फंड में पास कराया अभी, उसको भी। वो छोटा है, अभी हम निकल के वो निकल के आया ना, उसको बड़ा करेंगे। उसमें भी अपने बड़ा पास कराने के लिए डीएमटी फंड में पास कराया है। वो आरयूबी भी हमारा, ये जो आएगा ना एलिवेटेड के जॉइंट में, वो दोनों काम एक साथ करेंगे, आरओबी सॉरी एलिवेटेड और आरयूबी, और आरओबी कराएंगे जिंदल से। ये तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। टेक्सटाइल के लिए हमने टेक्सटाइल पार्क के लिए हम आते ही सबसे पहले हमने टेक्सटाइल पार्क की बात की, और टेक्सटाइल पार्क हमारे सीएम साहब ने, हम मिलने गए एमपी साहब, महापौर जी, और तीनों गए। उन्होंने टेक्सटाइल पार्क के लिए उन्हें जो भूमि थी उन्होंने दे रखी थी और किसी कार्य के लिए। ठीक है। वो करीब 1200 एकड़, 1400 बीघा भूमि के लगभग 1400 बीघा उन्होंने अपने को टेक्सटाइल पार्क में दे दी, उन्होंने स्वीकृति दे दी, और उन्हें सैंक्शन को निकाल भी दी थी। मेमो हब के लिए दे रखी थी, मेमो रेलवे का मेमो के लिए दे रखी थी। पहले उसको अपने को उन्होंने टेक्सटाइल के अंदर कन्वर्ट कर दी। अब रहा टेक्सटाइल में कन्वर्ट तो करती, पर वो चाहिए पी मित्रा में। ठीक है। अगर वो टेक्सटाइल पार्क की पोजीशन पर, उस पार्क के लिए भी हमने उद्योग मंत्री से बात की, सीएम साहब से बात की। विधानसभा में खुद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन जी ने बोला था कि मैं आपका ये जो टेक्सटाइल पार्क है ये पी मित्रा में लेकर आएंगे, आश्वासन दिया। पी मित्रा केंद्र से आती है, बिल्कुल। उसमें करीब 800 करोड़ का लगभग का फंड्स होता है। उसमें सभी फैसिलिटी, सब्सिडी, अनुदान, सुविधाएं वो सब वहीं से रहती है। तो अभी तो भूमि का काम हुआ और पी मित्रा में लाने का, आगे की प्रक्रिया उसकी पी मित्रा का प्रयास जारी है, राज्य सरकार द्वारा भी चल रहा है और राज्य सरकार के द्वारा भी चल रहा है, और हमने भी आगे बात रखी है केंद्र सरकार तक, आप केंद्र में भी प्रयास रखे। क्योंकि हम इस क्षेत्र में आते ही हमने वहां केंद्र में सबसे पहले आते हमने कहा सर भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी दीजिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी की बात रखी, टेक्सटाइल पार्क की बात रखी हमने, और मतलब स्मार्ट सिटी, टेक्सटाइल पार्क, तो और एक कोई विषय था, 3 विषय हमने रखे। कुल मिलाकर के आप भीलवाड़ा के लिए विधानसभा में राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हर स्तर पर तारतम्य बना के डेवलपमेंट के कामों को निपटा रहे हैं। इसमें आपको और बोला था, स्मार्ट सिटी पिछली सरकार ने 2022-23 में उन्होंने भीलवाड़ा को भी स्मार्ट सिटी में लेने की राज्य अनुशंसा कर दी, राज्य सरकार के द्वारा उन्होंने अनुशंसा की है। ठीक है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अपन उनको भी, अपन ने अभी विधानसभा में भी ये प्रश्न रखा हमने कि सर भीलवाड़ा को आपने स्मार्ट सिटी दिया है पिछली सरकार ने और अभी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसको इम्प्लीमेंट करिए। वो तो पहले उन्होंने कहा था। तो भीलवाड़ा को हम स्मार्ट सिटी केंद्र से लाने का पूरा प्रयास कर रहा है, हमारे सांसद महोदय भी प्रयास कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो उसको स्मार्ट सिटी अगर केंद्र से, जो पहले 4 शहरों को मिली थी, अभी नए शहरों को और मिलेगी,
ठीक है, उस पोजीशन पर अपन इसको लाएंगे, उसमें लिस्टिंग में स्मार्ट नाम सिटी आपका आ सकता है, भिलवाड़ा का उसके लिए प्रयास करता प्रयास कर रहे हैं। कोठारी साहब, एक मेरा प्रश्न है। आपने जैसा कहा कि मैं व्यापारी हूँ, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ। अब आप सार्वजनिक लाइफ में भी आ गए, जनप्रतिनिधि के रूप में जीत गए, विधायक हो गए, तो अब आप अपने व्यापारिक और जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? पहला वाला विषय आपको हमने एक ही बताया था, वो मतलब उसका रोड का डेवलपमेंट का, उसका विषय और बाकी रहेगा, बता रहा हूँ। तो इसका सेकंड का जवाब ही देता हूँ मैं आपको। जैसे अमृत 2 योजना थी, जल योजना हमारी, ठीक है। उस जल योजना को केंद्र सरकार की है, 1.5 साल से पैसा भी सैंक्शन था। यहाँ भिलवाड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ है, बिल्कुल। उसमें इतनी कॉलोनियां बनती, इतनी कॉलोनियां आ रही, तो उन सबको जल पहुंचाना था, तो उसकी डीपीआर प्रॉपर नहीं थी। पहले रुडिक में था, अभी वो पीएचडी में कराया, और उसको कराने के बाद में अपने उसके लिए वापस डीपीआर तैयार करें, वापस नए सिरे से, ठीक है। और डीपीआर तैयार कराने के बाद में पूरी हर एक कॉलोनी को अपन ने जोड़ा इससे, अमृत 2 से, वो डीपीआर तैयार होके भेज दी जयपुर में। तो अपन पूरी निजी कॉलोनी को जल दे देंगे, जो भिलवाड़ा के लिए बहुत बड़ी पेयजल की समस्या को हल करने के लिए आप इसके साथ ही हमें ईआरसी, वो तो ईआरसीपी में भी अब आ गया होगा सर। ईआरसीपी में नहीं आया, अभी आपने रखा, तो ईआरसीपी में भी उसके साथ ही, जैसे ये तो अपने चंबल वाला जल पहुंचाना था, पेयजल, ठीक है। जो आवश्यकता होती, प्राथमिक आवश्यकता में जल की आवश्यकता होती, उसको अपन ने अमृत 2 अपने प्रधानमंत्री जी की योजना थी, बिल्कुल। उन्होंने 1.5 साल पहले पैसा भी 130 करोड़ डाल दिया अमृत 2 में, पर वो अभी तक आया नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसको हमने 6-8 महीने से लगकर नई डीपीआर तैयार करी, हर कॉलोनी को जोड़ा, उसमें कोई भी कॉलोनी शेष नहीं थी, कुछ कॉलोनी जुड़ी थी पहले, तो सब कॉलोनी को जुड़ाया, पूरी कॉलोनी को। कुल मिला के पेयजल की एक पोर्शन को अपन ने किया। उसके साथ ही हमने सीएम साहब को ईआरसीपी की बात की थी, ठीक है। तब हमने उनको एक विषय रखा था, सर हमें भिलवाड़ा को भी, जो उन्होंने 14 जिले लिए, उन्हें उसको बढ़ा दिया, बढ़ाया था 17, वो तो बढ़ने उस पोर्शन में 17 हुए थे, पर अभी भिलवाड़ा का नहीं आया। तो उन्होंने बोला था, हम नगर निगम के लिए गए थे, जैसे उन्होंने टेक्सटाइल पार्क दिया, नगर निगम दिया, तो नगर निगम के लिए हम जब गए उनके पास, तब उन्होंने मुझे कहा था, यार आपको हम भिलवाड़ा में जल के लिए ऐसा देंगे, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने बजट में माही योजना, हमारे माही डैम वाली योजना जोड़ी, जो करीब 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। माही डैम से जयसमंद जीरो पानी जल आएगा, और वहां से भिलवाड़ा को मिलेगा। और ईआरसी पे उन्होंने बोला था, हम एक सेंटर भिलवाड़ा, मतलब इस भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जोड़ेगा, ठीक है, उसको जोड़ देंगे, कोई आपका सेंटर जोड़ेगा उससे, मतलब भाई जाएगा तो, ठीक है। तो जल योजना के प्रति भी उन्होंने कहा। उसके साथ उन्होंने अपने को जयपुर भिलवाड़ा का एक्सप्रेस हाईवे मतलब पूरा कॉरिडोर, ठीक, वो भी दिया। तो प्रयास ये रहे सभी विकास के वाले। उसके साथ एमएलवी टेक्सटाइल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इनमें ब्रांचें, एजुकेशन के लिए भी अपन ने प्रयास किए। यहाँ जैसे हॉस्पिटल्स है, निजी चिकित्सालय, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नर्सिंग कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाँ किया है, तो नर्सिंग कॉलेज की 7 दिन में ड्राफ्टिंग बन जाएगी, बिल्कुल हम आपको वो भी कर देंगे। अब रहा आपका जो प्रश्न जो आपने पूछा था, पारिवारिक और व्यावसायिक, वो कैसे आप, सामाजिक और व्यवसाय, उसमें तारतम्य क्या है? अभी उसमें ये रहा, हमने शुरू से ही हमने कहा ना, हमारी सब योजना में हमारे जीवन के मुख्य आधार है, मेरी माँ है, पिता है, ठीक है, गुरु है और गौ माता है, बिल्कुल मुख्य आधार है। और प्रभु की योजना हम सब कुछ मानते हैं हर चीज में, और लगता भी वो सभी के लिए है, पर तो प्रारब्ध सभी के लिए है, पर हमें लगता भी जैसे मुझे ज्यादा लगता होगा, ऐसा समझिए। तो हमने पहले इस क्षेत्र में आते ही ऑफिस कार्यालय खोला हमने सबसे पहले। तो कार्यालय खोला तो हम लोग वहां परिवार से बिल्कुल फ्री हो, लोग परिवार पर कोई वहां पर नहीं आता, कोई भी लोग, ठीक है। सभी लोगों को यहाँ टाइमिंग रहता है, कार्यालय पर 5 घंटे बैठ जाते हैं, जन सुनवाई के लिए अपने 2-3 घंटे दे रखे हैं, तो उसमें 5 घंटे भी दे देते हम। तो हम एक तो हमारा घर फ्री हो गया, घर पे हम पूरा अपना जीवन अपने सिस्टम से जीते हैं। यहाँ का कार्यालय का पूरा सिस्टम और नियमित देते हैं, ठीक है। तो एक तो वो एकदम हो गया घर का। उसके अलावा भी अपन यहाँ समय देने के बाद जो अपन 5 घंटे समय देते हैं, 4-5 घंटे,
फिर जयपुर का भी कुछ समय रहता है। तो उसके साथ साथ हम अभी भी अपने बिजनेस को भी हम 1 घंटा 2 घंटा देते हैं। मतलब व्यावसायिक जो आपका गतिविधियां थी इस राजनीतिक गतिविधि से प्रभावित नहीं हुई। उसमें थोड़ा सा समय कम हुआ, पर हम 1 घंटे से लेकर कब 1 घंटा 2 घंटा उसमें भी हम समय देते हैं। ठीक। 5-6 घंटे इसमें समय देते हैं, इसमें नियमित आ जाते हैं तो परिवार डिस्टर्ब नहीं होता है। कार्यालय पर आते हैं, नहीं तो आपको कभी भी किसी भी समय आ जाते हैं। तो ठीक। यहाँ अपन पूरी उनकी जन सुनवाई करते हैं। तो यहाँ 8-9 लोगों का स्टाफ है, वो बैठते हैं सुबह 10 से लेके 7 तक, ठीक वो है। 9 घंटा बैठते हैं सभी लोग। ठीक। तो वो लोग भी कुछ अपना काम को हल्का कर देते हैं, बाकी जो मुख्य काम रहता है वो अपन अपने स्तर पर करते हैं। तो परिवार को और अपनी व्यक्तिगत लाइफ को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक के रूप में चुन के गए, सरकार को आपने समर्थन दिया। हाँ। अब ऐसी स्थिति में नहीं, ऐसी स्थिति में आप सरकार के ऊपर प्रेशर बना करके अपने काम कराने में सक्षम है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि राजनीति क्षेत्र में कभी विधानसभा नहीं देखी थी हमने। बिल्कुल पहली बार हम गए। ठीक है। और अभी जो वर्तमान जो सरकार है, केंद्र की माने चाहे वो प्रदेश की माने, ठीक है, दोनों सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि नेतृत्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। तो सीएम साहब भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मंत्रिमंडल भी अच्छा है। तो ये लोग, अब हमने इनको देखा काम करने का तरीका। जैसे अभी तक करीब 31 दिन विधानसभा चली होगी। ठीक है। 2-3 दिन हम नहीं गए, 27-28 दिन हमने अटेंड की पूरी। तो हमने उन सब मंत्रियों से सुनना, उनका तरीका, बजट का देना, और बजट को क्रियान्वित भी देखा इनका। ठीक है। क्रियान्वित करने का भी ऐसा है कि 10 तारीख को बजट आया, 14 तारीख को तो यहाँ प्रभारी मंत्री आ गए यहाँ पे। ठीक है। उसकी समीक्षा करने के लिए 4 दिन बाद ही। तो सरकार अच्छे से काम कर रही है, पूरी अच्छे से। जैसे भजन लाल जी अपने मुख्यमंत्री जी है, वो भी बहुत अच्छे भाव से काम करें, उनका पूरा मंत्रिमंडल अच्छे से कर रहा है। तो हमें दबाव की जरूरत नहीं है, बिना दबाव ही सभी आप काम कर रहे हैं। बाकी होगा तो हम विधानसभा में पहली बार भी बोले थे, तब भी हमने कहा था गाय पर पिछली सरकार ने गौ माता पर अनुदान बढ़ाया गौशालाओं का। ठीक है। तो उनका भी हमने आभार व्यक्त किया। ऐसा नहीं कि उन सरकार का, उन्होंने पिछली सरकार ने अच्छा काम किया, गहलोत जी को भी सराहा आपने, तो उनको अनुदान बढ़ाया उन्होंने। गौशाला का अनुदान पहले 6 माह का 9 माह किया है, तो उनको प्रति हमने आभार व्यक्त किया। तो हम जहां सही है वो हम पूरी बात करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी काम कर रही है तो कोई अच्छे दबाव की जरूरत नहीं है। अगर लगेगा वहां पर अभी कोई भी काम अगर जनहित में नहीं होते हैं तो आप आवाज उठाएंगे। जैसे हमने पूरी बात रखी हमारी, ये भी हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे को कहने में, जैसे मैंने जितने बातें नहीं करने की तब भी मैंने आपको मीडिया में हर चीज कही, हमारे बेटे के लिए कहा, ऐसा कहा, सही ऐसा कहा। तो हमारा मुख्य मिशन था गौ माता। अब मैं आपको गौ माता पे लेके आता हूँ, जो सरकार के द्वारा आपकी बात को क्लियर हो जाएगी। तो गाय का विषय था, और गाय अपनी भारतीय संस्कृति की धरती का आधार स्तंभ है गाय। ठीक है। और वो गौ माता रोड पर भूखी प्यासी है। ठीक है। दर दर की ठोकरें खाती है। और जबकि हमने यही बातें, आपने कहा ना दबाव में, जैसे हमने विधानसभा में 3 बार में अलग अलग बोला कि भी अगर आप वोट लेने जाते हैं तो गाय के नाम से वोट लेते हैं, और गाय के ऊपर जो आपका काम है, अनुदान बढ़ाया अभी वर्तमान सरकार ने। ठीक है। उन्होंने, ऐसा नहीं वो कर रहे हैं, पर अभी वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है। पर्याप्त नहीं है। जो उन्होंने गौशालाओं के लिए किया, अनुदान बढ़ाया उन्होंने 10%, पर पर्याप्त नहीं था। तो हमने उनको कहा, सर अभी आप विधानसभा में कहा कि आप वोट लेने जाते हैं गाय के लिए, अभी आप गाय के ऊपर पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने दूसरी बार बोला, आप राजा है, राजा के दायित्व तो होता है तो उसके समय आप मानव के लिए करोड़ों का लाखों का बजट दे रहे हैं, और पशु पक्षी गौ माता भूखी मर रही है, तो ये आपका दायित्व तो बनता है। तो हमने विधानसभा में भी उनको इतनी ही कठोरता के साथ कहा, और व्यक्तिगत मैंने सीएम साहब से मिलकर भी मैंने यही बात रखी कि आपको गौशाला का अनुदान बढ़ाए, या जो भी गोचर भूमि है, 1 मिनट के लिए पूरा कर रहा हूं, गोचर भूमि है हमारा विषय था। ठीक है। कि भी गोचर भूमि है। अभी यहाँ पर हमने एक स्टडी की थी कि हर एक विधानसभा में 60 से 65 ग्राम पंचायतें होती है। ठीक है। ग्राम पंचायत होती है, और हर एक ग्राम पंचायत में 1000 बीघा गोचर भूमि है। ठीक है। 1000 बीघा भूमि है।
अब वो 1000 बीघा भूमि वो अनडेवलप पड़ी है, अंग्रेजी बबूल से लदी पड़ी है, कंटीले तार से, मतलब कंटीली झाड़ियों से, जरमरी का एक पौधा आता है हमारे, हाँ, समझ गया। उससे गाय खाती तो, गोमाता खाती तो वो शरीर छूट जाता उनका। हाँ। इस तरह की है वो विषैली जड़ी बूटी है। तो हमने इनको वहां पर सीएम साहब से लेकर, पशुपालन मंत्री जी से लेकर, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, उनसे भी बात की कि आप सब, आपको हमने एक पत्र भी, हमने कहा कई पत्र, हम अपने हर एक पत्र को पत्र के माध्यम से, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम बल्कि सरकार को भी कहेंगे पत्र के माध्यम से, पूरे एविडेंस के साथ। ऐसे पत्र भी नहीं लिखेंगे भी पूरे कि भी आपकी ग्राम पंचायत चारागाह विकास समिति का कानून बना हुआ 1996 का, ठीक है, उसको भी आपने चारागाह विकास समिति को आपने फॉलोअप नहीं कराया अभी तक। 28 साल में जितनी सरकारें आई, उन्होंने चारागाह विकास समिति के ऊपर कोई काम नहीं किया। वो पत्र लाना चारागाह विकास समिति का, तो वो काम नहीं किया। तो हमने बोला सर, आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पाबंद करना होगा कि जितनी भी गोचर भूमि है उनकी सफाई कराई जाए। अगर सफाई करा देते हैं तो ये रोड पर जो है ना, हमने लगा ये गौशाला का अनुदान देना, बढ़ाना, गौशाला नहीं निर्माण करना, वो भी थोड़ा टफ है। और उसमें भी इतना नहीं, जितनी भी गोचर भूमि जो राजाओं ने छोड़ी हुई भूमि है, बिल्कुल गोचर के नाम से अपने देश के राजाओं ने, समझो, या देश के जो भी नायक रहे उन्होंने, हाँ, ठीक है, तो उस गोचर भूमि को गाय की भूमि रहनी चाहिए। और गाय की भूमि पर सफाई नहीं है, प्राथमिकता होनी चाहिए भी इसकी सफाई हो जाए, मेंटेन नहीं है उसको। मैंने आपसे निवेदन किया था, एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 से 65 ग्राम पंचायत है, हाँ। और एक ग्राम पंचायत में 1000 बीघा भूमि गोचर, और 1000 बीघा गोचर भूमि को वहां पर 3 गांव मिलते हैं, करीब 2 से 3 गांव, एक ग्राम पंचायत, 250 गाय से ज्यादा नहीं है। अगर आज सफाई हो जाती है तो 1000 बीघा में 250 गोमाता है, आराम से वहां अपनी स्वतंत्रता के साथ गौशाला की भी सेकंड हमने कहा उनको कि अगर फिर भी अगर आपको लगे तो गोचर भूमि में तो आप गौशाला के लिए अस्थायी स्वीकृति दे दो, ठीक है, गोचर भूमि पर, ठीक है, आप परमानेंट मत दीजिए, पट्टा मत दीजिए, अस्थायी तो कर सकते गौशाला के लिए। आपका लगा भी गोचर भूमि में कोई निर्माण नहीं कर सकते तो अस्थायी करा दीजिए। और दूसरा हमने रखा भी आप सफाई करा के और इस भूमि को गौ माता के लिए सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए, ये सब कुछ भी इसकी सफाई कराइए, तार बंदी करा सके तो कराइए, तो सफाई तो कराइए कम से कम। तो ये आपका जो हमने पूरा पत्र बनाया था 1996 के नियम 170 के तहत चारागाह भूमि के संचालन विकास के लिए ग्राम स्तर पर 5 सदस्यीय चारागाह भूमि विकास समिति की व्यवस्था की गई 96 में, और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक, वो इम्प्लीमेंट प्रभाव में नहीं है। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आप इस विषय को हमेशा पहले लीजिए, क्योंकि अभी गौ माता जिसको अपन कहते हैं कि श्री कृष्ण, आपने भी तो सबसे मुख्यमंत्री महोदय तो खुद श्रीनाथ जी के भक्त हैं, वो गोवर्धन के भक्त हैं, हाँ किया, क्षेत्र से हैं, उन्होंने हाँ भी किया। और अगर अभी भी अगर ये गोमाता वाला काम आपका नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो फिर तो कब होगा? फिर हमने आपसे निवेदन किया, कुछ अभी थोड़ा सा काम तो उन्होंने किया है, गौशालाओं का एक अनुदान बढ़ा के, अभी तो अनुदान बढ़ाया था 10%। दूसरा उन्होंने आश्वासन दिया है हम इस गोचर भूमि को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। ठीक है, चूंकि अब राजनीति में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो राजनीतिक अपेक्षाएं क्या, आप अपने भविष्य को राजनीति में कहाँ देख? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा पाना नहीं है, पाने के लिए मैं आया नहीं, पाना तो हमने जाना है कि हम देते हैं बूंद जितना और पाते हैं समुद्र जितना। पाना बाय प्रोडक्ट होता है, ये राजनीतिक सत्र में था ही नहीं, और नहीं थे, लेकिन अब प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 24 दिन में राजनीतिक सत्र में पूरा जीवन लगा देते लोग। मैं समझ गया आप जीवन, हाँ, मैं आपको पूरा विषय कर रहा हूँ कि जीवन लगा देते हैं पूरा, तो राजनीतिक सत्र में वो स्थान नहीं पा सकते। हमने तो 1 घंटा नहीं लगाया, 24 दिन में भी परमात्मा ने यहाँ भेजा, मान लीजिए, या ये मेरा पाना नहीं था। आपने कहा मेरी व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मेरी 0 है। मैं इस राजनीति सत्र के लिए पाने के लिए नहीं आया हूं। जो मैंने जाना है, जो हम इस क्षेत्र में कर सकते हैं, हम इस क्षेत्र में मात्र 5 वर्ष ही रहने का जो हमने एक जनता से वादा किया है, कमिट किया है, वो हमें इस क्षेत्र में रहना है, बाकी मुझे इस क्षेत्र में नहीं रहना है। अब मैं आपसे, ठीक है, 5 साल के लिए आपको विधायक बना दिया जनता ने, आपने अच्छे काम किए क्योंकि आपकी भावना अच्छी है,
जनता चाहेगी, जब भावना आपकी अच्छी और आप जनता के लिए काम कर रहे हो तो जनता स्वतः चाहेगी 5 साल के बाद आप पुनः आए, फिर आप क्या करेंगे? आना तो पड़ेगा। सर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग इस क्षेत्र का दायित्व हम अच्छे व्यक्ति को दे देंगे, क्योंकि राजनीति में आपने बताया श्रेष्ठ नीति उसकी स्थापना होनी चाहिए, ठीक है, वही सोच होनी चाहिए। ये पाने का नहीं है, न अपनी महत्वाकांक्षा का है। लोगों ने बनाया ये राजनीति के लिए। मैंने आपसे कहा ना, राजनीति हमने पहला एक शब्द ही बोला था पूरे चुनाव में 24 दिन जो राज में हो वही नीति राजनीति है, श्रेष्ठ नीति। मेरे गुरुदेव कहते थे, ब्राह्मण परिवार से थे वो मेरे लिए भगवान थे, माता पिता गुरु। वो कहते थे कि श्रेष्ठ नीति हो, श्रेष्ठ नीति जो प्राणी मात्र के लिए हो, देश के लिए भी हो, प्राणी मात्र के लिए हो। क्योंकि ये नीति ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ धरती पर हम चट्टान से यात्रा शुरू होती है, रेत के कण, वनस्पति इसके बाद में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, 1 मिनट पूरा कर रहा हूं, और पशु पक्षी से मानव, ये तो क्रमबद्ध विकास है, ठीक है, क्रमबद्ध है। पर मानव से देव मानव, दिव्य मानव होना अपने हाथ में, ठीक है। और वो होना है कि यहाँ आनंद के लिए आते हैं। आनंद होता है एक ही स्थिति में, निष्काम प्रेम। यह धरती की सबसे बड़ी घटना है, प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, ठीक है। किसी के लिए भी आप कुछ कर पाए, किसी को सुकून दे पाए, उससे बेस्ट कुछ होता नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। और अपन ने इसको माना राजनीति को व्यवसाय, या आप समझे जैसे भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा आपने बताया कि क्या आपका रहेगा, कैसा रहेगा, तो लोगों ने उसको, ये कहना भी गलत हो गया, हम तो नहीं मानते, पब्लिक भी नहीं मानती होगी, तो मैं क्यों बोलूं व्यवसायिक बोलूं, ये भी शब्द गलत हो गया। पर राजनीति को उन्होंने माना भी, हमने को आगे से आगे बढ़ना है, रहना है, परिवार से परिवारजन आते रहते हैं, ठीक है। तो अपना ये रहेगा, आपको सभी इसके प्रति मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, जो भी इस क्षेत्र में है वो मात्र देश की, प्राणी मात्र की निष्काम सेवा के लिए आए। सेवा आनंद है, करना बहुत छोटा लगेगा, पाना कई गुना लगेगा। अगर आप जितना समय दे सकते हो, अभी हम 5 वर्ष ही देंगे तो 5 वर्ष ही रहेंगे, तो वो उसी भाव से रहे, आगे के लिए नहीं रहे। इसमें कोई पद के लिए नहीं है, बस ये आप समझ लीजिए, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपकी भावना श्रेष्ठ है राजनीति के प्रति, लेकिन आम जन में राजनीति के प्रति उस भाव से देखा जाता है राजनीति को, कि राजनीति में आगे, अभी आप देख रहे हैं हर पार्टी में परिवारजन को आगे, ऐसा नहीं है कि भाजपा में ये नहीं, वहां भी परिवारवाद है, आगे से आगे अपने परिजनों को ही राजनीति में लाते हैं लोग। हमारा ये रहेगा सब, राजनीति में भी अपने देश के प्रधानमंत्री जी भी तो है, राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं 100% के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं, वो ऐसे लोग भी है, हम उनसे प्रेरणा लेंगे। हम प्रेरणा लेंगे योगी जी से, हम प्रेरणा लेंगे नरेंद्र मोदी जी से। और उद्योग में रहा था मैं, तब मैं आदरणीय रतन जी टाटा को हम प्रेरणा स्रोत मानते, ठीक। वो एक निष्काम योगी थे, उनको ले सकते हैं अपन। और यू संतों में ऐसे कई, राम सुखदास जी से लेके बहुत महान संत। देखिए, संत होना और एक पारिवारिक जीवन में भी अंतर है, ऐसा नहीं है। संत ठीक है, योगी आदित्यनाथ हैं, या आजकल तो खैर धर्माचार्यों ने भी राजनीति में प्रवेश करना चालू कर दिया है, बाल मुकुंदाचार्य, बहुत, आपने तो 4-5 लोग राजस्थान से ही राजनीति में है। राजनीति अगर किसी को भी करनी है ना, तो मोदी जी को देखना चाहिए, योगी जी को देखना चाहिए, उन्हीं की प्रेरणा पे चले तो इस सत्र में आना चाहिए, देश के लिए आना चाहिए। और मेरा तो ये भाव, मैं आपको इसमें कोई कभी भी संशय नहीं, मतलब आपको लेश मात्र भी, मुझे तो सोचना ही नहीं है, कभी सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे को इसमें कुछ पाना है, ठीक है। मात्र मैं देने के लिए आया, देना व्यक्तिगत नहीं होता, ये भी गलत शब्द है, क्योंकि देना भी, देने वाले ठाकुर जी है, वो निमित्त है, ईश्वरी है, परमात्मा ही है। पर आप व्यवहारिक दृष्टि में रहेंगे तो अपन ने यहाँ से समाज से दिया, तो उसके जो भी मैंने आपको कहा ना, वैश्य कुल में वणिक पुत्र धन का उपार्जित और नियोजित करना, ये मेरा कर्म और धर्म है। कोठारी साहब, आपसे आज की मुलाकात हुई और हमारी शुभकामनाएं आपको है कि आप अपनी सोच के साथ सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के साथ इस राजनीतिक दायित्व को पूरा करेंगे और जनता की सोच और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद।